नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। जिंदगी के हर क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल ने हम सब के लिए सुविधाएं बहुत बढ़ाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हमारी मुश्किलें भी उतनी ही हाईटेक होती जा रही हैं। जालसाज इसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आए दिन लोगों को परेशान करने और उन्हें ठगने के नए नए रास्ते निकाल रहे हैं। उनकी हरकतों से कोई नहीं बच रहा है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई बहुत बड़े रसूख वाला शख्स ही क्यों ना हो। आजकल आए दिन साइबर फ्रॉड की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं और कैसे एक आम शख्स उससे बच भी सकता है। तो खबरों की खबर में आज हम बात करने वाले हैं, हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है वो आज की यही होने वाली है कि आज कैसे ओसवाल ग्रुप, जो कि हिंदुस्तान का ही बड़ा ग्रुप है, उसके सीएमडी एसपी ओसवाल को डिजिटली अरेस्ट कर लिया कुछ साइबर फ्रॉड्स ने और एक दो नहीं 7 करोड़ रुपए की जालसाजी की, अकाउंट से 7 करोड़ निकालिए। इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और वो तरीके भी बताएंगे कि आप आखिरकार पहचाने कैसे कि साइबर फ्रॉड हो रहा है आपके साथ और उससे बच कैसे सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे और इस केस को क्रैक करने वाली पुलिस टीम के जो मुखिया हैं वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ने वाले हैं। दूसरी बड़ी स्टोरी हमारे साथ आज होने वाली है ईरान को लेकर। लगातार अब इजराइल हमले कर रहा है, पहले हमास पे किए, फिर हिजबुल्लाह पे किए, अब हूती पर भी हमले हो रहे हैं। और अब यह खबर है कि ईरान चुपचाप क्यों बैठा है। ईरान जो कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ी हितैषी देश है, वो ईरान अब क्या करने वाला है, इस बड़ी खबर पर भी हमारी नज़र होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो खबर जो बता रही है कि फ्रॉड करने वाले किस तरह आप पर निगाह गड़ाए हुए हैं और आपकी जरा सी लापरवाही आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। देश के एक बड़े उद्योगपति और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल के साथ जो वाकया हुआ वो आपको चौंका देगा। 82 साल के एसपी ओसवाल टेक्सटाइल कारोबार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। बहुत ही सम्मानित व्यापारी के तौर पर उनकी पूरी लुधियाना में गिनती की जाती है। जालसाजों ने फोन और स्काइप के जरिए फर्जी अफसर बनकर फर्जी कोट लगाया, फर्जी वारंट इशू किया और फर्जी आदेश से उन्हें ऐसा घेरा कि वो 3 दिन तक जैसे उनके कब्जे में आ गए और जो वो कहते रहे वो ओसवाल साहब करते रहे। और इसी सब में 7 करोड़ रुपए का उनको चूना लग गया। उन्होंने खुद अपने हाथ से ये 7 करोड़ रुपए इन फर्जी जालसाज जो थे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस के एफआईआर के आधार पर हम सिलसिलेवार एनिमेशन के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या। पहले पूरा मामला समझ लीजिए कि आखिरकार लुधियाना में 1 महीने पहले क्या हुआ था। 28 अगस्त की बात है ये। 28 अगस्त को ओसवाल साहब को एक फोन आया जिसमें दूसरी ओर कोई फर्जी सीबीआई अफसर बनकर उनसे बात कर रहा था। यही है एसपी ओसवाल साहब, इनके पास फोन कॉल आया और कोई फर्जी सीबीआई अफसर उनसे बात कर रहा था। उसने कहा कि ओसवाल के नाम से मुंबई में कैनरा बैंक के खाते में एक खाता खोला गया कैनरा बैंक में, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। जिसने कॉल किया ये फेक था और फिर उन्होंने कहा कि उनके नाम से एक अवैध पार्सल भेजा गया है जिसे जब्त किया गया। यानी जालसाजों ने कहा कि आपके नाम से एक पार्सल भेजा गया है जो कि हमने जब्त कर लिया है और इससे ये पता लगाते हैं कि वो हवाला के लेन देन में शामिल हैं। जालसाजों ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के एक मामले के साथ जोड़ दिया, जबकि ओसवाल न कभी नरेश गोयल साहब से मिले थे और न ही उन्होंने जिंदगी में उनसे कोई बातचीत की थी। फिर भी एसपी ओसवाल इन जालसाजों की बातों में घिरते चले गए। जालसाजों ने उन्हें फर्जी अरेस्ट वारंट तक भेज दिया। यह सबसे बड़ी बात हुई जिसको देखकर उनको लगा कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। खास बात यह कि सब कुछ फर्जी हो रहा था, कहीं पता नहीं चल रहा था कि मामला क्या है। लेकिन जालसाजों ने ऐसी कहानी बुनी थी, ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें फोन पर ही बनाए रखा, लगातार फोन नहीं रखने दिया, उन्हें स्काइप वीडियो पर आने पर मजबूर कर दिया। स्काइप एक तरह की वीडियो कॉल टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप सामने बैठे व्यक्ति से फोन पर बातचीत करते हैं। उस स्काइप पर आने पर मजबूर कर दिया। वीडियो के दूसरी ओर कुछ लोग उनको दिखाई दिए जो पुलिस अफसर की ड्रेस में थे। बिल्कुल फॉर्मली लग रहा था कि वो पुलिस अफसर ही हैं। उनके पीछे जहां वो बैठे हुए थे वो लोग, उनके पीछे पुलिस अफसर के पीछे जैसे झंडे लगे होते हैं वो लगे हुए थे, जैसे किसी पुलिस अधिकारी के दफ्तर में हमने देखा है।
जालसाज इससे कहीं आगे की रणनीति बनाकर आए थे। उन्होंने स्काइप पर ओसवाल साहब के फर्जी कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी, यानी कोर्ट भी लगा दिया जो कि पूरी तरह फर्जी था, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। जी हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अब आप जब जानेंगे कि क्या कहा तो आप चौंक जाएंगे, DY चंद्रचूड़ साहब का नाम लिया, जो कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे उनके कोर्ट में ओसवाल साहब का यह फर्जी मुकदमा चला। DY चंद्रचूड़ के नाम से उनके पास कॉल आया, सब कुछ फर्जी तरीके से इस मामले में चल रहा था। प्रभाव में ओसवाल साहब आते गए, उनको लगा कि बहुत बड़ा मामला उनके साथ हो गया है, गलत तरीके से उनको किसी और ने फंसा दिया है। ओसवाल साहब ने सोचा ही नहीं कि उनके साथ कोई इतनी बड़ी फ्रॉडगिरी कर रहा है, और फिर एक फर्जी कोर्ट का आदेश पास करा कर दिया गया जो कि बाकायदा फर्जी था, जो देखने में असली लग रहा था। ओसवाल साहब के मुताबिक आदेश इतना नपा उचला था, इतना सदा हुआ था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो जिसमें स्टैंप तक लगी हुई थी। जालसाजों ने इस तरह से 30 अगस्त तक उन्हें स्काइप के सामने हटने तक नहीं दिया, यानी 28 अगस्त से 30 अगस्त तक 3 दिन तक लगभग वो डिजिटली अरेस्ट रहे। इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। आपको फ़ोन नहीं काटने देते हैं, आपको किसी और से बात नहीं करने देते हैं, आप लगातार उनकी आंखों के सामने रहते हैं। यहाँ तक कि सोते वक्त भी उन्होंने उनको कहा कि आप स्काइप ऑन रखिए, और स्काइप के आगे से उनको हटने नहीं दिया गया। इस डिजिटल अरेस्ट के उन्होंने 70 नियम भी ओसवाल को भेज दिए और कहा, ओसवाल साहब ये 70 नियम आपको फॉलो करने होंगे, यही कानून कहता है। और ये भी कहा कि वो कैमरे के आगे कुछ नहीं लगा सकते हैं जिससे कैमरा लगातार उन्हें देख सके। दूसरी ओर से कोई ना कोई लगातार उन पर निगाह रखे हुए था। उनकी इजाज़त के बिना टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते थे, यानी अपने फ़ोन का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे थे। बिना इजाज़त किसी का फ़ोन तक वो नहीं सुन सकते थे। ओसवाल साहब सहमे हुए हर उस फर्जी व्यक्ति के फर्जी आदेश का पालन कर रहे थे जो वो दूसरी तरफ से बोल रहे थे। और ये एक व्यक्ति नहीं था, कई व्यक्ति थे। कोई एक पुलिस अफसर बना, कोई एक ईडी अफसर बना, कोई एक सुप्रीम कोर्ट का वकील बना, फिर कोई एक चीफ जस्टिस बना। अलग अलग आवाज़ों से, अलग अलग लोगों से उनकी बातचीत होती रही। इस सब के बाद फर्जी कोर्ट के फर्जी आदेश में उन्हें 7 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। एक बैंक अकाउंट दिया गया इन फर्जी लोगों के द्वारा जो कि असली था, और कहा गया अपने अकाउंट से 7 करोड़ रुपए आप ट्रांसफ़र करिए, और जब आप 7 करोड़ ट्रांसफ़र करते हैं तो हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे। ये पैसे किसी सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में भेजने को कहा गया। नाम भी देखिए, सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट। उद्योगपति SP ओसवाल ने 4 किस्तों में पूरे पैसे उन्हें भेज दिए। पहले 4 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकले, फिर 3 किस्तों में 1-1 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकले, और उस फर्जी व्यक्ति के असली अकाउंट में, जिसका नाम सीक्रेट सुपरवाइजन अकाउंट था, उसमें जमा हो गए। पैसा जमा करने के बाद जब उन्होंने फ़ोन बंद किया, तब ओसवाल साहब को लगा कि उनके साथ शायद कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई बड़ा फ्रॉड हो गया है। उन्होंने अपनी कंपनी के कुछ वरिष्ठ अफसरों से ये बात बताई, जिन्होंने इस पूरे मामले में कई गड़बड़ियों की ओर साफ तौर पर इशारा किया। इसके बाद ओसवाल साहब ने 31 अगस्त को पुलिस में FIR लिखवाई। लुधियाना पुलिस ने इस मामले की तेजी से जांच शुरू कर दी। 1 महीने पुराना मामला, 31 अगस्त का, आज हम 30 सितंबर को बात कर रहे हैं। इस 30 दिनों में लुधियाना पुलिस ने बहुत तेजी के साथ काम किया। गुवाहाटी से 2 आरोपियों अतनु चौधरी और आनंद कुमार चौधरी को लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा 7 और आरोपियों का पता लगा जो इस काम में उनकी मदद कर रहे थे, जिन्हें अभी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जो कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत 5 अलग अलग राज्यों से ऑपरेट कर रहे थे। इस मामले की अब तक की तफ्तीश में 6 ATM और 3 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद किए हैं। और सबसे अहम बात, पुलिस ने गैंग के सदस्यों के खाते से 5.25 करोड़ रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। यानी 7 करोड़ में से 5.25 करोड़ रुपए पुलिस को मिल भी गए जो उस अकाउंट में जमा थे, जिसे अब ओसवाल साहब के अकाउंट में बैंक की परमिशन लेकर तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए वापस ओसवाल साहब को लौटा दिया गया है। ये पूरा मामला बता रहा है कि इसके पीछे एक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय था, क्योंकि कई अलग अलग राज्यों में इनके कनेक्शंस थे, जैसा कि पुलिस बताती है। इस गिरोह की सरगना एक महिला रूबी कलिता बताई जा रही है। रूबी कलिता नाम याद रखिएगा। दिलचस्प ये है कि गिरोह के लोग आपस में नहीं मिले हैं, बस ऑनलाइन संपर्क के जरिए उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया था। ये ओसवाल ग्रुप के ਜਿਹੜੇ मालिक हैं SP ओसवाल, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी सी 30 तरीक ਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। और आपको खास बात बताएं कि अभी आप जो सुन रहे थे पुलिस का बयान, एक पुलिस अधिकारी साथ में बैठे हुए थे, वो साइबर क्राइम ब्रांच के मुखिया हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उनकी टीम ने इस पूरे मामले को क्रैक किया है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यही इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि लुधियाना में साइबर क्राइम ब्रांच के एसएचओ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जतिंदर जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा मामला सॉल्व किया। आपकी और साइबर क्राइम की टीम जो पंजाब पुलिस ने इस मामले को सुलझाया है, क्या कहना है आपका? थैंक यू सर, थैंक यू। ये ब्लेसिंग्स है लोगों की, क्योंकि हम साइबर क्राइम में लोगों को वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी थी, चैलेंज था हमारे लिए भी। 7 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो उसमें इमीडिएट रिवर्ट रिस्पॉन्ड करना था। तो मेरी टीम ने मेरे साथ दिया और हम वो इतने बड़े फ्रॉड में से हम 5 करोड़ 25 लाख बचाने में कामयाब रहे सर। जतिंदर जी, हम जानते हैं कि मामला बड़ा संजीदा है, अभी भी मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है, अभी भी तफ्तीश चल रही है, कई आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हम वही जानकारी आपसे जानना चाहते हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। अब इस केस पर अगर मैं पूछूं आपसे, ओसवाल साहब लुधियाना के बहुत जानी मानी शख्सियत है, बहुत बड़े व्यापारी हैं, उम्र दराज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दुनिया भर का उनका बहुत तजुर्बा है, दुनिया भर घूमी होगी उन्होंने। फिर उन्हें कैसे निशाना बनाया गया, या इन फ्रॉडस्टर ने इसीलिए उनको निशाना बनाया कि ये बुजुर्ग थे, इनके पास बहुत पैसा था? क्या हुआ होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बुजुर्ग को टारगेट करने की कोशिश की है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जहां से इनको लगे कि ये इजीली उनको कन्विंस करके उनसे पैसे ले सकते हैं। और इसमें खास करके वजह ये रही कि इन्होंने इतनी बुरी तरीके से इनको कन्विंस कर लिया, क्योंकि लोग इनको आदर्श मानते हैं ओसवाल साहब को। तो बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन इन्होंने अपने एक कॉल सेंटर की तरह अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर रिप्रेजेंट करके एंड इसमें उनको उनसे वीडियो कॉल करके स्काइप के थ्रू उन्होंने वीडियो कॉल की, अपने आप को दिखाया कि हम पुलिस ऐसे इन्फोर्समेंट से हैं, तो आप पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी पूरी डिटेल्स उनके पास थी, उनका डाटा पूरा था उनके पास था। तो वो उनको एक सोशल इंजीनियरिंग की तरह, जैसे बोल लीजिए, उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि इन सर को भी ऐसे, अपने ओसवाल साहब को भी ऐसा लगा कि अगर इनके पास मेरी डिटेल्स है, हो सकता है मेरी कोई डिटेल्स मिसयूज हुई हो, तो हो सकता है मैं किसी प्रॉब्लम में फंस, इट इज अ रियलिटी कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं। तो अब मुझे इसलिए उन्होंने इनसे डिमांड की और इन्होंने उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। जतिंदर जी, अभी आपने कहा कि ओसवाल साहब का डेटा इनके पास था, उनके रिकॉर्ड उनके पास थे। इन ठगों के पास ये रिकॉर्ड कैसे पहुंच गए? सर ऐसे है, सबसे इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बहुत मतलब तफसील से, जहाँ बारीकी से इसकी तफ्तीश आगे करनी पड़ेगी कि उनके पास रिकॉर्ड पहुंचे कैसे। वैसे आजकल इजीली है, जो हमें प्रिलिमिनरी जो हमें सामने आता है, और प्रीवियस केसों में भी जो हमें सामने आता है कि ये क्या बैंक की डाटा बहुत इजीली मिल जाता है इनको भी, कौन से उद्योगपति के पास कितने एसेट्स हैं। तो ये सारा बैंकों के थ्रू भी पॉसिबल है कि इनके पास डिटेल्स थी, इनके सेविंग अकाउंट्स की, इनके आधार कार्ड की, और इनके पर्सनल आईडीज उनके पास वो अवेलेबल थे। तो उन्होंने कोशिश की
उसी के आधार पर इन्होंने एक जो उनको नोटिस भेजने शुरू किए, उनमें इनकी पर्सनल डिटेल डालकर, तो ये इसलिए इस वजह से ये ट्रैप में फंसे गए। ये तो बहुत संजीदा मामला जितेंद्र जी। बैंक डिटेल कैसे आ गए इन लोगों के पास? पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम अहम जानकारियां, ये संभव कैसे हुआ होगा? सर यही कोई बैंकिंग का लूप होल या कोई इसमें से कोई ना कोई इसका रीजन यही तो ढूंढने की एक हमें की है जरूरत है कि इसमें कैसे उनके पास डिटेल्स गई, कैसे उनके पास आधार गए, क्योंकि हर एक अकाउंट के साथ उनका केवाईसी था और इतनी सिक्योरली ये बैंकिंग करते हैं, फिर भी इनकी डिटेल उनके पास चलेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो जल्दी जब सभी दोषी पकड़े जाएंगे, तो जब उनके द्वारा कोई न्यू जब फैक्ट जी। सामने आएंगे, हो सकता है किसी नजदीकी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो हमें ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगा कि उनका डाटा कैसे उनके पास गया। जतेंद्र जी, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। एक चीज़ और समझाइए, क्या आपको लगता है कि इस पूरे एपिसोड में जो कुछ हुआ ओसवाल साहब के साथ, इसमें बैंक के लोग शामिल होंगे? क्योंकि उनके अकाउंट में इतना पैसा है, ये कहें ये जानकारी ठगों तक कैसे पहुंची होगी? देखिए, जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, जितने भी हमने पहले केस क्रैक किए हैं, तो किसी न किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। तो डेफिनेटली इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। लेकिन इस केस में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अमाउंट ट्रांसफर्स है, ये इन्होंने खुद आरटीजीएस अपनी मर्जी से की हैं। तो अगर इन्होंने अपनी मर्जी से कोई ट्रांसफर की है, तो उसमें इसकी जो है वो चांस कम होते हैं ले भी कि बैंक ने कोई उनके साथ ऐसा करके कोई ट्रांसफर करवाई है। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स या इनकी पर्सनल आईडीज कैसे शेयर हुई, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हम उस पर बहुत बारीकी से उस पर काम कर रहे हैं। जी, हम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे, एक महीने का टाइम हुआ, 31 अगस्त से 30 सितंबर, ये मामला कैसे आपने सॉल्व कर लिया एक महीने के अंदर, आपकी और आपकी टीम ने? सर ऐसा था, मेरी आपसे है, सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए पैसा। तो जब ये हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ, तो इसमें 7 करोड़ की अमाउंट जो हमारे सामने आई, तो हमने सबसे पहले हमारे एफर्ट से भी वो पैसे को कैसे रोका जाए, ताकि जो वो नंबर ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर ना हो सके, जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट है उनमें पैसा ना जा सके। तो हमने सबसे पहले फ्रीजिंग की प्रक्रिया जो है थ्रू I4C, जो हमारी एमएचए की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर की हेल्प से हमने स्टार्ट की। रात भर हमने काम किया, तो सुबह तक हमने बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट मिले। हम 5 करोड़ 25 लाख फ्रीज कराने में जो है सक्सेस हो गए। तो उसके बाद प्रक्रिया फ्रीज होने के बाद हमारे पास जो बेस्ट एफर्ट हमने करने थे, उसको पैसे को रिलीज कैसे कराना है और रिवर्ट कैसे करना है अपने विक्टिम को, तो वो प्रक्रिया में हमें लीगली प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ा। तो उसमें हमने वो सारा लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया और वो पैसे रिवर्ट कराने में हम सक्सेसफुल हुए। देन वी गो टू फर्दर की हम जो अक्यूज हैं, तो फिर हमने अपनी टीम्स बनाई और गुवाहाटी पहुंचे। वहाँ जो अकाउंट होल्डर थे, जो अकाउंट प्रोवाइडर थे, और उनकी अरेस्ट से हमको 6-7 तो हमने उनको जो है उनको नॉमिनेट किया। तो जिसमें से 2 अक्यूज हमारे जो है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं और 7 जो है वो आसाम से रिलेटेड हैं। जतेंद्र जी, आपने ये ट्रेस कैसे किया कि ये लोग गुवाहाटी में हैं? कहाँ लुधियाना, कहाँ गुवाहाटी, कहाँ आसाम? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो अकाउंट था हमारे पास। वो अकाउंट की हमने बारीकी से जब देखा, तो उसको वो हमने देखा भी, वो पहले काफी समय से वो अकाउंट जो नॉन एक्टिव था। तो कुछ समय पहले ही वो हरकत में आया था और उसमें नंबर ऑफ लगभग 9 क्रेडिट हुई थी। तो वो हमने और उसके बाद उसके साथ उसके जीमेल अकाउंट्स, उसके आईपीज निकाले। जब ये सारा कुछ देखा, हमने उसकी लोकेशन ट्रेस की, तो वो जो नंबर हमें ट्रेस हुए, उसकी सभी की लोकेशन गुवाहाटी में आ रही थी। तो उसके बाद हमने उस नंबर्स को ट्रेस करने के बाद, अब जब हमने आगे उन पे काम किया, तो उनकी सामने आया कि
इनकी कई लोगों के साथ ये एसोसिएट है। तो जब इन 2 लोगों की हमने गुवाहाटी से अरेस्ट की, तो जो हमारा वो डाउट था वो क्लियर हो गया भी ये बहुत बड़ा गैंग है और इंटर स्टेट गैंग है। और 1-2 राज्यों से चल के ये हर टीम में काम करते हैं और हर एक टीम में काम करने वाले का एक निश्चित कमीशन रखा हुआ, इन्होंने तय किया हुआ है। तो उस कमीशन पे ये अपना रोल प्ले करते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। जी तो इसलिए इनको इनके आगे के जो है पर्सन जो अक्यूज है उनके तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत भी आती है। तो पहली प्रिलिमिनरी हमने 7 लोगों को हमने अभी नॉमिनेट किया है और इसमें और बहुत से लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कई केसेस भी इनके साथ लिंक हो सकते हैं। जी। अब जो 2 एक्यूज आपने पकड़े हैं जतिंदर जी, मैं कहूँगा अपने साथियों से कि उसकी उनकी फ़ोटो दिखाइए ज़रा, अतनु की और अजय चौधरी की। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ये इन दोनों को आपने पकड़ा, आपने इंट्रोगेट किया होगा। इनके बारे में बताइए, क्या ये लोग बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, बड़े जानकार हैं? क्या अंग्रेजी फराटेदार बोलते हैं? कैसे इंप्रेस कर लेते हैं ये लोग? देखिए, जो अतनु चौधरी है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और उसने बीकॉम की हुई है और जो और उसका एक्सेंट और इंग्लिश भी काफी अच्छी है। जो दूसरा आनंद चौधरी है वो एक मिडिल क्लास से है और वो एक मेडिकल का काम करता था, लेकिन काफी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसको काफी पैसों की जरूरत थी। तो वो जो मेन अक्यूज हैं उनका जाकिर, रिंटू, इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था, इन्होंने इसके साथ शेयर किया। तो ये उनकी जो है उनकी बातों में आके 10-15% के लालच में तो उनके साथ ये काम करने को रेडी हो गया। एक और चीज़ इस मामले में बड़ा चौंकाने वाली है जतिंदर जी, इन ठगों ने पुलिस अफसर, अधिकारी, ईडी अधिकारी तक तो ठीक है, इन्होंने चीफ जस्टिस का नाम ले लिया और डी वाई चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में फर्जी आवास के जरिए मुकदमा सुनाया। ये सब क्या बताते हैं? ये सब कैसे किया इन आरोपियों ने? सर इन्होंने देखा भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही सुलझे हुए लोग इनको, ओसवाल जी को अपना आदर्श मानते हैं और इतने एजुकेटेड पर्सन को इन्होंने जैसे ट्रैप में लिया। उन्होंने एक वीडियो कॉल, जैसे उन्होंने हमें बताया कि स्काइप के थ्रू उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट किया था, जिसकी आगे हम स्काइप और व्हाट्सएप की जो इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी चल रही है तो उसके भी जो डिटेल्स पे हम उस पर काम कर रहे हैं। तो स्काइप के थ्रू कैसे उन्होंने इनका अकाउंट उन्होंने रजिस्टर करवा के इनको दिया। तो जब उनको रजिस्टर उस पर वीडियो कॉल की और जो बंदा इनकी पैरवाई कर रहा था, जहाँ इनको कर रहा था, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में इनका लॉयर जैसे वो बात कर रहा था, इनको प्रेजेंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसी बातें उन्होंने हमें बताई हैं अपने ओसवाल जी ने भी, मेरे को ऐसी मतलब ऐसा उन्होंने एक वो तैयार किया हुआ था। और जब मेरे को बोल रहे थे भी आपको डिजिटल अरेस्ट किया हुआ है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर आप निकलोगे तो लुधियाना पुलिस को हम वहां इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसे जैसे वायरलेस सेट पीछे चल रहे हैं, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया हुआ था और इस माहौल की वजह से मैं उनके जो है वो ट्रैप में आ गया। एक बात बताइए जितेंद्र जी, डिजिटल अरेस्ट का आपने नाम लिया, इन लोगों ने भी कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे ओसवाल साहब के पास। क्या डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है? हमारे कानून में कोई डिजिटल अरेस्ट है क्या? क्या कोई पुलिस वाला फ़ोन करके मुझे कह सकता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं? ये संभव है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई ऐसी कोई नहीं है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट इन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी बना लिया है इन साइबर ठगों ने। तो ये क्या करते हैं, अपनी कमांड पे अपने जो है लोगों को उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पे जो काम करने लग जाते हैं, जब उनको फॉलो, जैसे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये उन्होंने डिजिटल अरेस्ट का नाम दे दिया भी, आपको डिजिटल अरेस्ट घर में किया हुआ है। हम ऐसे सीबीआई से हैं या ईडी से हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो आपके लोकल पुलिस से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप घर से नहीं निकल सकते हैं। हमारी टीम ने आपको कल सुबह अरेस्ट करनी आएगी, जब आपके पास 24 आवर्स हैं, 48 आवर्स हैं। तो ऐसे उनको अपने इट मीन्स भी थ्रेट करते हैं। तो जो एक
बंदा इतना प्रेशराइज हो जाता है और उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग जाता है। जैसे आपको बताया, उनको वीडियो कॉल की गई, वीडियो में उनको यूनिफॉर्म डाली हुई थी, ऐसे था किसी ऑफिस में बैठे हैं, पीछे फ्लैग लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे जी। ऐसा ऐसा उन्होंने उनको पेश किया था। अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जितेंद्र जी, पहली बात तो आपने क्लियर कर दी कि डिजिटल अरेस्ट नाम से कोई चीज़ नहीं होती। तो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे तो पहली बार में पकड़ लो कि ये फर्जी है। दूसरा, अब ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो इतने केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, साइबर क्राइम के मुखिया हैं आप, जब ये फ्रॉड फ़ोन करते हैं किसी भी अनजान व्यक्ति को, तो क्या बात करते हैं, कैसे उसको फंसाते हैं, क्या कहते होंगे, इनको हम कैसे पहचानें, और अगर पहचान लें तब हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास, लुधियाना पुलिस के पास अपना मैसेज ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होगा। तो आपने हमें हमें आप हमारा मैसेज लेना चाह रहे हैं, और तो मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से आम पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि आपको अगर ऐसी कॉल कोई पुलिस इंस्पेक्टर की आप देखेंगे, जो वर्चुअल नंबर से भी कॉल आ सकती है, वो फॉरेनर नंबर होते हैं, उसमें किसी सीनियर पुलिस अफसर की डीपी लगा के आपको कॉल करेंगे कि आपका बेटा जो है वो अभी आपका बेटा कहाँ पे है, तो उसको हमने ऐसे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया है, उसके से कोई सस्पिशियस आर्टिकल्स मिले हैं, तो ऐसी कॉल्स आ सकती हैं आपको। इसके अलावा जैसे ये हमने अभी पार्सल वाला एक इशू चल रहा है, भी आपने आपकी आईडी से कोई पार्सल डिस्पैच हुए हैं, उसमें आपका आधार कार्ड मिला है, तो उसमें पासपोर्ट्स हैं, कुछ ड्रग है, इसके अलावा कुछ एटीएम्स हैं। तो सिमिलरली ऐसे ये मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी इनको मनी लॉन्ड्रिंग का बोल दिया, आपके ओसवाल साहब को भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस रिपोर्ट हुआ है, ईडी को सेंड कर रहे हैं। तो ऐसे मॉडस ऑपरेंडी की अगर कोई भी कॉल आती है तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करें और अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को जरूर रिपोर्ट करें, क्योंकि हम इमीडिएटली क्रॉस चेक करके आपको तभी आपको बता सकते हैं कि ये फ्रॉड कॉल यहाँ से आपको आई है, और आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और आप इसको इग्नोर करें। और कई बार लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और सीधे बैंक जाके ट्रांसफर करने लग जाते हैं। जब आप उसको क्रॉस चेक करेंगे, उस बैंक को अगर आप बैंक मैनेजर से ही क्रॉस चेक करवा लेंगे भी ये अकाउंट किसके नाम से है, या IFSC कोड कहाँ का है, तो क्लियरली आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी भी ये इट इज अ फ्रॉडलेंट अकाउंट, एंड ये फ्रॉड के लिए ही आपको अप्रोच की गई है। तो जी। ये मेरी पब्लिक को अपील है, और आपके माध्यम से ये उनको गुजारिश है कि बिल्कुल भी ऐसी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, और हमें डाटा जरूर शेयर करें, ताकि हम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर ठगी से बचा सकें। बहुत अच्छी बातें बोली आपने, और मेरे ख्याल से दर्शकों के बड़े काम की चीज़ें हैं। ये बात उनको समझ में आएगी कि क्या क्या स्टेप्स देखने चाहिए और कैसे हम बच सकते हैं। आखिरी सवाल, आपने इतना वक्त दिया जितेंद्र जी, इस मामले पे वापस लौट रहा हूँ, ओसवाल साहब के मामले पे। अभी भी 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, अभी भी 6-7 लोग फरार हैं। कब पकड़े जाएंगे, क्या कर रहे हैं उनका? डेफिनेटली जी, हमारी मोस्ट प्रोबेबली हम मैक्सिमम रिकवरी भी इसमें कर लेंगे, और साथों के साथ जो है वो हमने अक्यूज वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो हम जल्दी इनको अरेस्ट करके, और इसके साथ और भी जो जुड़े सारे लोग और भी जुड़े होंगे, हम उनको भी अरेस्ट करके आपको अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जितेंद्र जी, थैंक यू। वैसे इस तरह के मामले अब आए दिन हो रहे हैं, लेकिन मामला सुर्खियों में तब आता है जब फ्रॉड की रकम बड़ी हो या जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो कोई बड़ा नाम हो। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ किस्से जो हुए हैं, जो सामने आए हैं। 17 सितंबर को एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 1,73,00,000 रुपए झटक लिए गए। इसी दिन लखनऊ में एक डॉक्टर मुकुल सोनकर से इसी तरीके से 19 लाख रुपए की ठगी हुई। उनतीस और 30 अगस्त को साउथ दिल्ली के एक शख्स से 5.15 लाख रुपए ऐसे फ्रॉड करके ट्रांसफर कर लिए गए। 15 अगस्त को नोएडा में 79 साल के एक रिटायर्ड मेजर जनरल से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई।
10 अगस्त 2024 को जयपुर में एक शख्स के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए ऐसे ही फ्रॉड कर निकाले गए। इसी साल 5 जून को नोएडा के नवीन कुमार आनंद से 5 लाख रुपए की ठगी भी कुछ इसी साइबर अंदाज में की गई थी। हम में से कईयों के पास ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि आपका सामान फंस गया है, आपके बेटे को किडनैप कर लिया, आपके बेटे के पास गलत सामान पकड़ा गया है। समझ लीजिए कि जब ऐसे फ़ोन आ रहे हो, नंबर आपका अननोन है, तो चेत जाइए, चौकन्ने हो जाइए, उनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। जब से देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है, तब से डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट फायदों और सुविधा को देखते हुए लोगों ने इसे अपनाया और अपनाना भी चाहिए, लेकिन कुछ लापरवाहियों करने से लोग अपना पैसा इसी रास्ते से गंवाते आ रहे हैं। रिजर्व बैंक की इस साल मई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में बैंक फ्रॉड 300% बढ़े हैं, यानी 3 गुना हो गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में जहां 9,046 केस सामने आए थे, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में ये बढ़कर 36,075 हो गए। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि बैंक फ्रॉड में शामिल राशि घटी है। 45,358 करोड़ रुपए से घटकर 13,930 करोड़ रुपए पर यह राशि आ गई है। केस बढ़ने का मतलब ये कि अब छोटी मोटी रकम के लिए भी आम लोगों के साथ ये फ्रॉड, साइबर क्राइम की जो फ्रॉड जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो हो रहे हैं। अगर बैंक फ्रॉड के अंदर डिजिटल फ्रॉड की बात करें तो 708% ये मामले बढ़े हैं, यानी 7 गुना से ज्यादा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,596 डिजिटल फ्रॉड के मामले सामने आए, जो वित्त वर्ष 23-24 में 29,082 हो गए। इसके तहत आने वाली रकम 155 करोड़ से बढ़कर 1457 करोड़ रुपए तक हो गई। इन आंकड़ों से पता लगता है कि 2022-23 में कुल बैंक फ्रॉड में डिजिटल फ्रॉड जहां 1.1% थे, वहीं 2023-24 में कुल बैंक फ्रॉड में डिजिटल फ्रॉड 10.4% हो गए। इन तमाम मामलों के अध्ययन से रिजर्व बैंक को ये बात भी पता लगी कि फ्रॉड होने और उसके पता लगाने में कई बार काफ़ी अंतर था। न जाने ऐसे कितने मामले ऐसे होंगे जिनमें लोगों ने शिकायत भी नहीं की होगी। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में एक नई टर्म सुनने को मिल रही है और वो है डिजिटल अरेस्ट। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ओसवाल केस के जांच अधिकारी से बातचीत में जाना कि कानून में ऐसी कोई चीज़ का प्रावधान नहीं है, तो डिजिटल अरेस्ट किसे कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। दरअसल जब स्कैमर पीड़ित को वीडियो कॉल के जरिए जाल में फंसाते हैं तो धमकी या लालच देकर घंटों या कई दिनों तक कैमरे के सामने बने रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस धोखे में अक्सर सीधे साधे लोग फंस जाते हैं और अनजाने में ही अपनी निजी जानकारियां साझा कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में स्कैमर्स बेहद शातिर तरीके से पीड़ित को जाल में फंसाते हैं। वे वीडियो कॉल के दौरान अपने बैकग्राउंड को पुलिस स्टेशन जैसा दिखाते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उसे लगता है कि वो सच में पुलिस की जांच के घेरे में है। ये दृश्य इतना असली लगता है कि पीड़ित डर और घबराहट में उनकी बातों में आ जाता है। डर के इस माहौल का फायदा उठाकर स्कैमर्स पीड़ित को मनमानी बातें मनवाने लगते हैं। बिना कुछ सोचे समझे घबराहट में व्यक्ति उनकी बातों में आकर खुद को कैद कर लेता है, जिससे स्कैमर्स को उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। जो आपके फ़ोन पर अनजान लिंक आते हैं, अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स किसी को भी ना दें। पर्सनल डेटा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मजबूत और अनोखा पासवर्ड चुनें। अपने सिस्टम और ऐप्स को नियमित तौर पर अपडेट करते रहें। केवल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही ऐप्स और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। अनजाने सोर्सेज से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपना OTP कभी कहीं शेयर ना करें। ऐसे साइबर फ्रॉड को देखते हुए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम काफ़ी अहम हो गए हैं, जो कल यानी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दें कि किस एरिया में उनकी कंपनी का नेटवर्क कैसा है, यानी कहां पर 4G है और कहां पर 5G है, ताकि यूजर्स उसके हिसाब से तय कर सकें कि उन्हें किस नेटवर्क के साथ रहना है। साथ ही स्पैम कॉल्स को लेकर भी TRAI ने सख्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। TRAI ने साफ किया कि स्पैम कॉल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। समय सीमा के अंदर लागू करें इन नियमों को। नियम पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। कई कंपनियां लोकल नंबर से प्रमोशन करती हैं, ऐसे कॉल्स स्पैम लिस्ट में आएंगे। ऐसी कंपनियां या ऑपरेटर्स पर सख्ती बरती जाएगी। स्पैम कॉल्स मैसेजेस को स्पैम लिस्ट में कंपनियों को डालना होगा। स्पैम कॉल से कैसे बचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टेलीकॉम एक्सपर्ट अनिल कुमार जी, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए। बेसिक सवाल, पहला सवाल यही, आम व्यक्ति को समझाइए जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, स्पैम कॉल को कैसे पहचानें और फिर कैसे बचें। बहुत आसान है। अनवांटेड कॉल्स हैं जो आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ अपने मोबाइल फ़ोन में, उसको बहुत सावधानी से ही उसको आंसर करें। अगर आपको लगता है कि ये स्पैम कॉल हो सकती है तो नंबर से ही थोड़ा सा पता चल जाता है, तो वो अटेंड ना करें। ऐसे ही एसएमएस आ जाता है तो उसमें लिंक होता है, तो लिंक को आप क्लिक नहीं कीजिएगा। लिंक जैसे अगर आप गलत लिंक को क्लिक करते हैं, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी को शेयर हो जाती है, और वो उनका जो सॉफ्टवेयर है आपके फ़ोन में लोड हो जाता है, और जो भी आप उसमें करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि क्या आप कर रहे हैं, कि पासवर्ड कर रहे हैं या बैंक में आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसमें आपका कौन सी की दबा रहे हैं ये अपना पासवर्ड के लिए, और या ओटीपी आ जाता है मोबाइल के ऊपर, तो वो सारा का सारा उनके पास कॉपी उनके पास हो जाता है। तो इस तरह के फ्रॉड्स बहुत होने लगे हैं। तो ट्राई ने एक नियम लागू कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, पर मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है मेरा और सवाल इम्प्रूव होने वाला यही मेरा आपसे सवाल भी था अनिल जी कि ट्राई ने बड़े कड़े नियम करने की बात की है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी जिम्मेदारी तय की है। क्या लागू किया जा सकता है, क्या ये आसान होगा? नहीं, लागू करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी 1 महीने का पहले का टाइम दे रखा था, पिछले महीने का जी 1 महीने का एक्सटेंशन है, इसी वजह से कि ताकि लागू कर सके। ऑलरेडी 3000 जो यूज़र्स हैं अपने 70,000 यूआरएल्स वगैरह उन्होंने रजिस्टर कर लिए हैं, लिंक्स रजिस्टर कर लिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इफेक्टिव रहेगा क्यों? इस तरह के स्पैम्स को या साइबर क्राइम्स को। उसकी वजह ये है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो एक मीडिया है। जैसे आप देखते हैं कि सड़क है, सड़क के ऑपरेटर है, रॉबर और या थीफ है, अपने रॉबरी करने जाता है, वो सड़क को यूज़ करता है और अपने टारगेट को करके अपना फिर से सड़क से अपने वापस आ जाता है। आप ट्रक जो ट्रैक है जो सड़क के ऑपरेटर्स को वो टारगेट कर रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर सिर्फ एक मीडिया है, जो कॉल आई और कहाँ अपनों ने अपना नेटवर्क्स के ऊपर चलाई, दूसरे जो विक्टिम है उसकी तरफ चलेगी कॉल, वो ना तो कंटेंट को पढ़ सकता है, वो अलाउड नहीं है, ओके ना वो रीड कर सकता है, वो अलाउड नहीं है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। व्हाट्सएप वाला तो एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजता है, तो वो ऐसे ही नहीं कुछ कर सकते उसमें। तो बहुत लिमिटेड इससे सक्सेस मिलेगी। तो आपको टारगेट करना चाहिए रॉबर्स को, तरीका थीफ क्या को, है, कैसे उसके ऊपर कैसे इन कोई रॉबर्स को, पेनल्टी। कैसे इन स्कैमस्टर्स को पकड़ एक सकते हैं? एक ना एक डिस्कशन हुआ था, एक कमेटी बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट रूल्स निकाले थे। आप कमेटी के फॉर्मेशन में डीओटी के लोग भी थे, ट्राई के लोग भी थे, और सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी थे। एक रूल बनाया था, ड्राफ्ट रूल, और सब चीफ सेक्रेटरीज को स्टेट्स के सर्कुलेट किया था जुलाई 3 को। उसके बाद 10-15 मीटिंग्स भी हुई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में, 3 बार वो ड्राफ्ट को इम्प्रूव भी किया, चेंजेस भी लाए गए, और जी जब फाइनली जब इशू होने वाला था वो ड्राफ्ट रूल्स को रोक दिया गया, क्योंकि पेनल्टी कोई अच्छा उसके ऊपर है ही नहीं है। जो थीफ है, जो रॉबर है, उसका तो सिर्फ टेलीफोन डिस्कनेक्ट करने की वो है कि आप सिर्फ टेलीफोन नंबर है उसका, उसको ब्लॉक कर दीजिए। जी ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स उसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लगा लेते हैं। आज वो जी जियो का यूज़ कर रहे हैं, कल को एयरटेल में चले जाएगा, एयरटेल से निकल के बीएसएनएल में चले जाएगा। तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं अच्छा है। एटलीस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये मूव चलाया था, तो उसमें कोई पेनल्टी के प्रोविजंस थे। अगर अच्छा पेनल्टी
कोई जो आदमी पे नहीं कर रहा है, जी। गलत लोग जो स्पैम करते हैं इस तरह के कॉल्स, तो उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है। ये जी। प्रोविजंस थे उसमें, और इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ टेलीफोन का नंबर डिस्कनेक्ट करना है और कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वो तो जैसे जैसे ट्राई कह दिया जाएगा कि आप ट्रेसेबिलिटी दीजिए, ट्रेसेबिलिटी में पता चलेगा कि वो नंबर ही गलत समझ गया आपकी आईडी बात से में लिया अनिल हो। कुमार जी। कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वो अभी भी आसान होंगी, आम कंज्यूमर के लिए ये होता नहीं दिखाई देता। कंज्यूमर को अपने लेवल पर अलर्ट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, इस तरह की कॉल को अटेंड ना करके, ये सबसे बड़ा काम है। इस तरह के अननोन लिंक्स, अननोन नंबर से बच के रहना पड़ेगा, ओटीपी शेयर नहीं साथ में करना होगा। कंप्लेंट करें, जी। साथ मैं में रजिस्टर करें। जी ये गवर्नमेंट का संचार साथी पोर्टल है, हाँ, उस पर जाके संचार अपने आप साथी को राइट। gov.in, उसके ऊपर अपना रजिस्टर करें, ताकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई 3 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्टर करते हैं तो जी, इमीडिएट एक्शन हो जाता है। संचार साथी पे तो जाके रजिस्टर करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अनिल जी ने बोली है। शुक्रिया अनिल जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी नोट पर अब ये इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये हमारी कवरेज समझ में भी आई होगी और आपको शायद आगे कोई स्कैम में ना फंसे साइबर क्राइम के, इसके लिए आप काफ़ी जागरूक भी आज हो रहे होंगे। और आइए अब बात करते हैं पश्चिमी एशिया की, जहां युद्ध फैल चुका है। इजराइल अपने खिलाफ सक्रिय सभी लड़ाकों के गुटों को सीधे चुनौती दे रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और फिर अब हूती भी विद्रोहियों की उस सीधे तौर पर अब इजराइल के निशाने पर है। वो उनके ठिकानों पर अब इजराइल ने लगातार हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए कई हजार सैनिकों को वहां पर भेज चुका है। इस बीच भारत की भी निगाह लगातार पश्चिमी एशिया पर जो अशांत माहौल है उस पर बनी हुई है। इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से पश्चिम एशिया के हाल की घटनाओं पर बात हुई। दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हिंसा को बढ़ने से रोका जाए और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा किया जाए। भारत शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में सभी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों को इस युद्ध में कई और देशों के उतर आने की आशंका बनी हुई है। इनमें सबसे अहम है ईरान, जिसे लेकर डर बना हुआ है कि वो कभी भी हिजबुल्लाह के समर्थन में जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ कर सकता है। लेकिन उसे देखकर लगता है कि उसने अभी अपना सब्र फिलहाल तो बनाया हुआ है। ईरान का सब्र कब टूटेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसका डर बना हुआ है। इस सब के बीच इजराइल के अब जो 3 तरफा हमले इजराइल से किए जा रहे हैं उसको आपको इस ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। ये इजराइल, ये मुल्क लगा हुआ भूमध्य सागर से, और उसके उत्तर में लेबनान है। लेबनान में नसरुल्लाह को मारा, उनके मुखिया को, और वहाँ पर लगातार हमले कर रहा है, ये आपने देखा है। और एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इसमें 2 लोगों के मारे जाने और 16 के घायल होने की खबर आई। और उसके बाद मिल रही जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में एक अल जामा अल इस्लामिया का सदस्य है, और ये एक सुन्नी राजनीति है और जो कि सैन्य गुट है जो कि हिजबुल्लाह शिया मलिशिया के साथ जुड़ा है। हालांकि इसका अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में कोई खास भूमिका अब तक सामने नहीं आई है। इसी हमले से जुड़ी एक और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक निशाने पर हिजबुल्लाह, हमास या फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के सदस्य नहीं, बल्कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP के 3 कमांडर थे। ये गुट मौजूदा लड़ाई में बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन 1990 के दशक में यह इजराइल के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था। दूसरा हमला जो अब इजराइल से हो रहा है वो उसके दक्षिण में है, यमन में। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है। हमले में पावर स्टेशन और पोर्ट को निशाना बनाया गया। बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाने पर लिया है। बड़े आग और धुएं का बड़ा गुबार यहाँ पर देखा गया। लास ईसा पर भी हमला किया गया। इससे इन जगहों पर बिजली चली गई। इजराइल का कहना है कि वह हूती के ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां ईरान से हथियार की सप्लाई होती है। हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाता ही रहा है। एक दिन पहले ही उसने तेल अभी के बिन गुरियान एयरपोर्ट तक मिसाइल दागी, जिसे हवा में ही रोक लिया गया। इसके बाद इजराइल ने हूती पर अपने हमले शुरू कर दिए। ये वो तस्वीर इस ग्राफिक्स में आप देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने सीरिया में 2 ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका से सीरिया पर हवाई हमला किया गया है।
इसमें 37 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा अमेरिका ने किया। यह आईसिस और अल कायदा से जुड़े संगठन हुरास अल दीन के आतंकी बताए गए। रिपोर्ट्स ये भी आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई माहिर के दमिश्क के ठिकाने पर भी हमला किया गया है, जिसके बाद से माहिर के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है। माहिर सीरियाई सेना के 4th डिवीजन के कमांडर हैं और जैसा हमने बताया, ताज़ा खबर यह कि अमेरिका पश्चिमी एशिया में कई हजार सैनिकों को भेजने जा रहा है। इसके अलावा F-16 और F-22 लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन भी अमेरिका ने भेजे, जिससे वहां अमेरिका की एयर पावर अब दोगुनी हो गई है, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस सब के बीच ईरान कह चुका है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला वो ज़रूर लेगा। इसके साथ ही ईरान ने अपने सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खमैनी का ठिकाना बदल दिया है और देश के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर उनको रखा गया है, जहां पर काफ़ी सख्त सुरक्षा व्यवस्था का दावा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के अगले दिन अयातुल्लाह अली खमैनी ने कहा था कि वो लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ हैं पूरी तरीके से और इजराइल से मुकाबला हर हाल में करेंगे। ईरान लगातार ये बात कह रहा है, तो लेकिन जवाबी हमले में उस तरह सक्रिय नहीं हुआ है जैसे कि आशंका जताई जा रही थी। ईरान क्या हमला करेगा या किसी और वक्त का इंतज़ार कर रहा है, या फिर इजराइल को ये यकीन हो चला है कि उसके दुश्मन देश उसे सिर्फ धमकी दे रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। इसी मुद्दे पर आइए बातचीत करते हैं। अब ईरान की स्ट्रेटेजी अब आपको क्या समझ में आती है? ईरान रिटेलिएट करेगा या टाइम लेगा? साहब, मेरा नाम दिनकर है, दीपांकर नहीं। माफ़ी चाहता हूँ दिनकर जी। ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, आगे कैसा क्या होगा, ये कहना तो इस समय मुश्किल है, लेकिन अगर अभी तक का देखा जाए तो उन्होंने बड़ा संतुलित पोजीशन रही है। और जैसा आपको याद होगा, जब हनेये का असैसिनेशन हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन था, उसके बाद भी उन्होंने उसके जवाब में कोई इजराइल पे कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया। ज़्यादातर प्रोवोकेशन तो इजराइल की तरफ से ही हुए हैं अभी तक, और इस बार क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। मगर मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि UN जनरल असेंबली की स्पीच में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फिर से न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की बात की है। तो ये इस चीज़ का संकेत देता है कि इजराइल अभी भी समझौते और बातचीत से कोई हल निकालने के लिए तैयार है। जी, हानिये के बाद जब हानिये को मारा तब भी जैसा कि आपने कहा, ईरान ने उस तेज़ी से रिटेलिएट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। इजराइल ने मारा था उनको। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त भी क्या ईरान तैयारी कर रहा है, या फिर अमेरिका की फोर्सेस इतनी बड़ी संख्या में आसपास आ गई हैं, इस डर से ईरान चुप बैठा हुआ है? साहब, अमेरिका की फोर्सेस तो पहले भी थी और अब तो उसके और बढ़ गई बावजूद हैं। उससे उतना क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बावजूद उन्होंने हमला नहीं किया। तो ये इसका श्रेय कुछ हद तक आप ईरानियन लीडरशिप को भी देंगे। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकन फोर्स लेवल का इस पे कोई असर नहीं है, लेकिन ये, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ईरानियन लीडरशिप ने अभी तक बड़े ही बैलेंस वे में रिएक्शन दिया है। जी। और इसके साथ मैं ये भी आपको के दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाव आगे ना बढ़े। उन्होंने खुल के कई बार इजराइल को चेतावनी दी है कि वो इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं, और इसके साथ अमेरिका और फ्रांस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है 21 दिन तक सीज़फायर करने के लिए, और उम्मीद है कि उस पे दोनों तरफ के लोग उस पे राज़ी होंगे। हमने ये भी देखा है श्रीवास्तव जी, इस पूरी लड़ाई में ईरान जब हिजबुल्लाह पे अटैक हुए पिछले 7-8-10 दिन में, अब तो नसरुल्लाह को साहब को मार गिराया पिछले हफ्ते, ईरान सबसे बड़े समर्थक देश के तौर पर सामने आया। और ईरान की ये जो चुप्पी है,
क्या ये हिजबुल्लाह को समझ में आ रही होगी? क्यों ये चुप्पी है? और हिजबुल्लाह नहीं चाह रहा होगा कि ईरान उसके समर्थन में रिटेलिएट करे या उसके साथ खड़ा हो इस लड़ाई में? सब मैं कोई हिजबुल्लाह का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। हिजबुल्लाह को उम्मीद होगी, लेकिन इसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि हिजबुल्लाह ने खुद भी अभी तक कोई बहुत बड़ा हमला नहीं किया। इनके नसरुल्लाह के असैसिनेशन के पहले जी, अगर आप देखें तो उन्होंने छुटपुट हमले किए हैं। उनके पास इतना बड़ा आर्सेनल है, वो उन्होंने नहीं उसका इस्तेमाल किया। इसका तो हिजबुल्लाह ने खुद काफ़ी पेशेंस और के साथ काम किया है। एक रिस्पॉन्स और चाहूँगा मैं आपसे श्रीवास्तव जी। क्या आपको लगता है कि ये इज़राइल इस बार अपने तमाम जो सो कॉल्ड दुश्मन हैं, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, उनको साफ उनको 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 ख़त्म करके ही दम लेगा क्या, जिस तरह का एग्रेसिव रुख अपनाया हुआ है नेतन्याहू ने? देखिए, इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमास तो एक आइडियोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल नहीं है। और ये शायद सभी गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहा जा सकता है। इसमें हूतीज़ भी हैं, और आपको याद होगा कि हूतीज़ ने सन 14 से सऊदी अरेबिया से मुकाबला किया। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई सेंट्रल कमांड तो उतना ऐसा होता नहीं है। एक आइडियोलॉजी है, उसको ख़त्म करना जी पॉसिबल नहीं है। चलिए दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो मामला मध्य एशिया में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। हालात दिन पर दिन टेंस होते जा रहे हैं। कहाँ किस दिशा में लड़ाई जाएगी या ये सोचना भी इस वक्त काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।